आई वॉज वंडरिंग कि क्यों 120 साल बाद अब सिटी बैंक इंडिया को छोड़ के जाना चाहता है। ये जो ग्रैंड ओल्ड बैंक है, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1812 के अंदर इन न्यूयॉर्क, और इसने इंडिया के अंदर अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1902 के अंदर फ्रॉम कोलकाता। लेकिन इतने सालों बाद अब जो है सिटी बैंक इंडिया को छोड़ के जाना चाहता है, और इसीलिए उसने अपना पूरा रिटेल बैंकिंग एसेट जो है वो एक्सिस बैंक को बेच दिया है। और एक्सिस बैंक ने एक्वायर किया है सिटी ग्रुप इंडिया कंज्यूमर बिजनेस को फॉर 11,603 करोड़। और इसी के साथ सिटी बैंक का जो कंज्यूमर बिजनेस है इंडिया के अंदर वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है एक्सिस बैंक को। सिटी ग्रुप इंडिया के एग्जिट से और किसी को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन एक्सिस बैंक को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस डील की वजह से एक्सिस बैंक के पास अब 30 लाख नए कस्टमर्स मिल गए हैं सिटी बैंक इंडिया के। इसके साथ साथ 7 ऑफिसेज, 21 ब्रांचेस एंड 499 ATMs अक्रॉस 18 इंडियन सिटीज़। इस पूरी डील के बारे में सिटी बैंक इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्म किया है अपने कस्टमर्स को कि जो सिटी इंडिया है, इट हैज़ ट्रांसफर्ड इट्स ओनरशिप ऑफ इट्स कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस टू एक्सिस बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023। लेकिन अभी भी हमारे पास ये आंसर नहीं है कि क्यों सिटी बैंक इंडिया ने अपने ऑपरेशंस इंडिया के अंदर बंद किए और उन्हें सेल कर दिया है एक्सिस बैंक को। तो आज ही हमारे वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि कस्टमर्स को अब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उनके बैंक अकाउंट्स में। इंडिया के अंदर सिटी बैंक सबसे पहले 1902 के अंदर आए थे और उन्होंने अपना कंज्यूमर बैंकिंग सेक्टर 1985 के अंदर स्टार्ट किया था। ये उन पहले बैंक्स में से एक है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्रेडिट कार्ड्स को इंडिया के सामने इन 1987। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर इनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी घट गया है फ्रॉम 13% टू 4%। और इंडिया अकेला नहीं है जहाँ पे सिटी बैंक जो है एग्ज़िट कर रहा है फ्रॉम इट्स कंज्यूमर बैंकिंग फ्रेंचाइज। इसके अलावा यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया, इन सभी जगह जो है सिटी बैंक एग्ज़िट कर रहा है फ्रॉम द कंज्यूमर बैंकिंग फ्रेंचाइजेस। अगर हम पिछले 4 सालों के अंदर देखें तो सिटी बैंक हैज़ लॉस्ट 600 बेसिस पॉइंट्स इन स्पेंड्स मार्केट शेयर, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर बैंक के पास 10.6% मार्केट शेयर था, विद ओनली HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक हैविंग अ हायर मार्केट शेयर, बट ग्रेजुअली द स्पेंड्स मार्केट शेयर हैज़ कम डाउन टू 4.6%। एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड ICICI बैंक ने 900 बेसिस पॉइंट्स जो हैं गेन किए हैं और SBI कार्ड्स ने 260 बेसिस पॉइंट्स। और इसी घटते मार्केट शेयर की वजह से कहीं ना कहीं सिटी बैंक ने ये स्टेप उठाया है। अगर हम मार्च 2020 तक की बात करें तो उस समय तक बैंक के पास 30 लाख कस्टमर्स थे रिटेल के अंदर, विद 22 लाख क्रेडिट कार्ड्स एंड 12 लाख बैंक अकाउंट्स। So it had around 6% market share of credit card spends in December 2020। लेकिन धीरे धीरे ये परसेंटेज भी डिक्लाइन हो रही थी। सो इसका मतलब ये है कि सिटी बैंक जो है पूरी तरीके से इंडिया को छोड़ के चला जाएगा, वो अपने सारे बिजनेसेस यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से सिटी बैंक इंडिया को एग्जिट नहीं कर रहा है, बल्कि वो फोकस कर रहा है ऑन इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस के लिए ज़्यादा ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए अब वो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस पे फोकस करेगा। और ऐसा कहा था आशु खुल्लर ने, जो कि CEO हैं सिटी इंडिया के। उनका ये मानना है कि हम इंडिया के अंदर कंटिन्यू करेंगे एंड दे विल डिलीवर देयर इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस बैक्ड बाय ग्लोबल नेटवर्क एंड डिवोट देयर रिसोर्सेज टू लार्ज एंड मिड साइज इंडियन कॉरपोरेट्स, मल्टीनेशनल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टार्टअप्स। इसका मतलब ये है कि सिटी बैंक जो है वो इंडिया को पूरी तरीके से एग्जिट करके नहीं जा रहा है, वो यहाँ रहेंगे, लेकिन उनका फोकस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉरेन बैंक्स की, क्योंकि सिटी बैंक ऐसा अकेला फॉरेन बैंक नहीं है जो इंडिया के अंदर आया था, जिसने इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच स्टैब्लिश की थी। इससे पहले और भी बहुत सारे बैंक्स जो हैं इस समय हैं। अगर हम माने जो सबसे ओल्डेस्ट बैंक है वो है HSBC। वो पहला ऐसा फॉरेन बैंक है जो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, जिसने इंडिया के अंदर अपनी पहली ब्रांच जो है वो खोली थी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये फॉरेन बैंक्स होते क्या हैं। फॉरेन बैंक्स एक तरीके के इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं जिन्हें ओबे करना पड़ता है रेगुलेशंस को ऑफ बोथ द कंट्रीज, जो उनकी होम कंट्री है और जो होस्ट कंट्री है।
होम कंट्री वो कंट्री जहाँ पे पहली बार इन बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था, और होस्ट कंट्री जहाँ पे वो अब अपनी एक ब्रांच खोलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी बैंक, तो सिटी बैंक की जो होम कंट्री है वो है यूएस, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर उन्हें पहली बार फाउंड किया गया था। लेकिन जो होस्ट कंट्री है वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर उन्होंने अपनी एक ब्रांच को इस्टेब्लिश किया था। सो अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें फॉरेन बैंक्स को डिफाइन करना है तो ये वो बैंक्स होते हैं जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर होते हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश होते हैं, एंड दे हैव अ प्रेजेंस इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और अ ब्रांच। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इस समय इंडिया के अंदर 46 इंटरनेशनल बैंक्स हैं, एंड दिस लिस्ट इंक्लूड्स अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग एंड कॉरपोरेशन, बार्कलेस, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, सिटी बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, एमिरेट्स, एचएसबीसी, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो इतने सारे फॉरेन बैंक्स हैं वो इंडिया के मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर है उसने लॉन्च किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन 1992, जिसकी वजह से काफ़ी सारे फॉरेन सेक्टर बैंक्स हैं वो इंडिया के अंदर आए। और क्योंकि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इसीलिए उसे एक्सेस है टू वेरियस ग्लोबल मार्केट्स। इसी की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने रिक्वेस्ट किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो हर साल कम से कम 12 फॉरेन बैंक्स को जो है ऑथराइज़ करें कि वो इंडिया में आके इस्टेब्लिश हो, इंडिया के अंदर अपनी एक ब्रांच खोलें। लेकिन ये जो फॉरेन बैंक्स हैं वो 1992 से नहीं बल्कि उससे कई पहले से इंडिया के अंदर मौजूद हैं। एचएसबीसी जो है वो पहला है जिसने ओपन किया था अपनी ब्रांच को इन 1853। उसके बाद आए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक विच हैज़ बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया सिंस 1858, एंड देन के सिटी बैंक इन 1902। लेकिन 2004 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और रेज की एफडीआई लिमिट टू 74% इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें रिजर्व बैंक की जो लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है उसे भी फुलफ़िल करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग दे शुड होल्ड 100% पेड अप कैपिटल टू सेट अप अ होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया। उसके बाद 2013 के अंदर फिर आरबीआई जो है वो एक नई इंसेंटिवाइजिंग पॉलिसी के साथ आई विच वॉज होली ओन्ड सब्सिडरी, और उसके अंदर चेंजेस लाए। इसके बाद 2010 के अंदर आरबीआई ने ये मैंडेट दिया कि जो भी बैंक्स जो हैं वो कंट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं आफ्टर अगस्त 2010, दे विल हैव टू मैंडेटरी फॉलो द लोकल सब्सिडरी रूट। और इन सभी नए आरबीआई रूल्स की वजह से जो फॉरेन लेंडर्स हैं जिनकी 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर, दे विल हैव टू मैंडेटरीली गेट लोकल सब्सिडरीज। और अब तक सिर्फ 2 ही ऐसे बैंक्स हैं जो होली ओन्ड सब्सिडरी मॉडल को फॉलो करते हैं, विच इज़ डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर एंड द स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। मगर इतने सारे इंसेंटिव्स और पॉलिसीज़ के बाद भी काफ़ी सारे फॉरेन बैंक्स जो हैं वो अब इंडिया के छोड़ के जा रहे हैं। और ये जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो गया था सिंस अर्ली 2010। सबसे पहले तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई 2008 के अंदर, तब इस पे फ़र्क पड़ा, और उसके बाद अब धीरे धीरे जो ये मार्केट शेयर है वो कम होता जा रहा है। फॉरेन बैंक्स का जो प्रपोर्शन है इंडिया के अंदर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2005 के अंदर वो प्रपोर्शन 6.55% था और 2017 के अंदर वो सिर्फ 4% रह गया है। सिटी बैंक के अलावा ड्यूश बैंक, आरबीएस बैंक, यूबीएस बैंक, बार्कलेस ने भी अपना काम कम किया है। ऑस्ट्रेलियाज़ कॉमनवेल्थ बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इन सभी ने किसी न किसी तरीके से इंडिया के मार्केट को एग्जिट किया है। इनफैक्ट एचएसबीसी, जिसने सबसे पहले इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच खोली थी, जो इंडिया का पहला फॉरेन बैंक था, इन 2015 इट क्लोज्ड half of its retail branches in India and closed its private banking business in the country. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे के सारे फॉरेन बैंक्स जो हैं इतने सालों बाद अब इंडिया को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग आरबीआई पॉलिसीज़,
जिसकी वजह से इन फॉरेन बैंक्स को काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये छोड़ के जा रहे हैं। आरबीआई ने अनाउंस की है गाइडलाइंस इन फॉरेन बैंक्स के लिए, जिसके अकॉर्डिंग या तो वो ब्रांच प्रेजेंस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं या फिर उन्हें सेटअप करना पड़ेगा होली ओन्ड सब्सिडरीज, ताकि वो इंडियन बैंक्स के साथ जो है कॉम्पीट कर सकें, उनके साथ काम कर सकें। इसके अलावा जो हमारे फॉरेन बैंक्स हैं उन पे जो टैक्स लगता है इट इज़ एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ 42.02%। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक बैंक्स की बात करें तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता है इट इज़ 32.45%। तो आप देख सकते हो कि टैक्स के अंदर कितना डिफरेंस है। देन द कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस हैज़ इंक्रीज्ड आफ्टर बेसल 3। ये जो बेसल 3 है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर सिग्निफिकेंट बैंक्स, येट ये जो बैंक्स हैं काफ़ी कम हैं इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एज कम्पेयर टू PSUs एंड प्राइवेट बैंक्स। द कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस has also increased and in comparison to their पेरेंट कंट्रीज़ इंडिया की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया की जो हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट और राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट है उसने फोर्स किया है इन सारे इंटरनेशनल बैंक्स को कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं बंद करें इन ऑर्डर टू मेंटेन अर्निंग्स। सो अब हम ये तो समझ गए कि जो सिटी इंडिया का कंज्यूमर मार्केट है क्यों वो उस मार्केट से एग्ज़िट कर रहे हैं और उन्होंने उसे बेच दिया है एक्सिस बैंक को। लेकिन अब मैं बात कर लेती हूँ कंज्यूमर्स की, क्योंकि जो लोग अब तक सिटी बैंक को यूज़ कर रहे थे उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सो ये जो सिटी इंडिया है उसने अपने कस्टमर से कहा है कि वो यूज़ कर सकते हैं सारे सिटी प्रोडक्ट्स या फिर जो उनकी सर्विसेज हैं, ब्रांचेस हैं, ATMs हैं, सब कुछ वैसा ही चलेगा। इनफैक्ट जो इंटरनेट बैंकिंग और जो सिटी मोबाइल ऐप है वो बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा अब तक चलता आ रहा है। इसके अलावा जो आपके बैंक अकाउंट नंबर्स हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक्स, IFSC कोड, सब कुछ सेम रहेगा। जो सिटी मोबाइल ऐप है या फिर जो सिटी बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट है वो बिल्कुल उसी तरीके से फंक्शनल रहेगी जैसे अब तक चल रही थी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। और अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी थ्रू सिटी इंडिया देन इन दैट केस उस इंश्योरेंस पॉलिसी के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे और जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी अब बाय द एक्सिस बैंक। और जो नंबर ऑफ़ फ्री ट्रांजैक्शंस अभी तक आपको अवेलेबल थे सिटी बैंक के ATMs पे वो अब एक्सटेंड हो जाएंगे एक्सिस बैंक के ATM के ऊपर भी। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो सिटी गोल्ड ग्लोबल बैंकिंग प्रिविलेजेस हैं वो जो हैं वो सीज़ हो गई हैं, वो आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड के अंदर, PMS, AIF, इन सब को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है एक्सिस बैंक के पास। और अगर आपने कोई लोन लिया था, होम लोन लिया था, देन इन दैट केस जो भी आपका मॉर्गेज प्राइम लेंडिंग रेट है, बेस रेट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है, वो सब कुछ सेम रहेगा। बस जो ओनर है वो चेंज हो गया है, वो सब एक्सिस बैंक के पास अपडेट कर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है वो ये है कि अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट होता है विद सिटी क्रेडिट कार्ड देन इन दैट केस गेटिंग अ रिजोल्यूशन फॉर दैट माइट बी डिफ़िकल्ट। So this was all about the reasons that why Citibank is leaving India market. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.